morning students, myself Dr. Renu, welcome to my class. Today we are going to study a new topic, the making of Germany. जर्मनी का निर्माण। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों? इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था जर्मन की यूनिफिकेशन की जो फर्स्ट वेव देखी थी, हम लोगों ने उठी थी, जो फेल हो गई थी। अब हम इसमें देखेंगे कि प्रूशियन एम्पायर जर्मनी कैसे बना, जर्मनी कैसे बना और जर्मनी यूनिफाइड कैसे हुआ। लेकिन सबसे पहले आपकी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है चैप्टर पे, कैन आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन? क्या आर्मी या क्या सेना किसी देश की आर्किटेक्ट हो सकती है? क्या सेना किसी देश को बना सकती है? तो इसका जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। लेकिन जर्मनी की स्टोरी को समझने से पहले हमें कुछ कैरेक्टर्स को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसमें फर्स्ट है ऑटो वॉन बिस्मार्क। ऑटो वॉन बिस्मार्क जो प्रूशिया के चीफ मिनिस्टर थे। सेकंड है कैसर विलियम फर्स्ट। कैसर विलियम फर्स्ट जो कि प्रूशिया के किंग थे। अब हम यहाँ पर आगे पढ़ने वाले हैं कि जर्मनी यूनिफाइड कैसे हुआ। अभी तक हम लोग ने देखा कि nationalist sentiment were often mobilized by conservatives, जर्मनी एंड इटली। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट थे वो किनके द्वारा मोबिलाइज किए जाते थे, हाईलाइट किए जाते थे? वो अधिकतर लिबरल या मिडिल क्लास के द्वारा मोबिलाइज किए जाते थे। लेकिन क्योंकि वो लिबरल या मिडिल क्लास चाहते थे कि नेशन स्टेट बने, और लेकिन अब क्या हुआ, अब समय के साथ साथ धीरे धीरे चेंज हो गए और अधिकतर यूरोपियन कंट्रीज में जो कंजर्वेटिव्स थे वो इन नेशनलिस्ट फीलिंग को हाईलाइट करने लगे। ऐसा वो क्यों करने लगे? क्योंकि वो चाहते थे कि पूरे यूरोप में उनका पॉलिटिकल डोमिनेशन इस्टेब्लिश हो। वो चाहते थे कि पूरा उनका जो जर्मनी अलग अलग पार्ट में बटा हुआ है, अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है, अलग अलग राजाओं के रूलर के अंडर में है, वो एक हो, एक नेशन स्टेट बने। इसलिए उन्होंने ये नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को मोबिलाइज करना स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि इंडिया गुजरात का कोई एक राजा है और मान लीजिए कि पूरा हिंदुस्तान टूट जाता है यहाँ पर डिक्टेटरशिप आ जाती है, तो वो राजा फिर बाद में ये कोशिश करता है, उसका ये सपना है कि वो किसी ना किसी तरीके से इंडिया को या भारत को एक करके रहेगा। तो क्या उसका ये सपना पूरा होगा? क्या उसको पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा? तो इसका आंसर होगा हाँ, क्योंकि उसके पीछे जो उसकी सोच है वो बहुत अच्छी है, वो एक देश को पूरा एक करना चाहता है। तो ठीक यही बात कंजर्वेटिव्स पर भी लागू होती है। कंजर्वेटिव्स ये चाहते थे कि उनका डोमिनेशन हो, इसके साथ ही साथ जर्मनी पूरा या प्रूशियन एम्पायर एक हो जाए, एक नेशन स्टेट बने। अब जर्मनी अलग ना रहे, कोई एक आइडेंटिटी, उनकी एक आइडेंटिटी है, इसलिए उन्होंने आवाज उठाई और ताकि लोगों का सपोर्ट हासिल कर सके। तो इसके दो एग्जाम्पल मिलते हैं। पहला क्लासिकल एग्जाम्पल है, पहला है जर्मनी, दूसरा इटली। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे जर्मनी के बारे में, जर्मनी कैसे यूनिफाइड हुआ। सबसे पहले जर्मनी में जो वेव उठी थी, लहर उठी थी रिवॉल्यूशन की, वो 1848 में उठी थी। और लेकिन वो 1848 का जो रिवॉल्यूशन था वो फेल हो गया था। 1848 का रिवॉल्यूशन फेल हो गया था और क्योंकि जो कंजर्वेटिव्स थे, जो लिबरल थे, लिबरल्स उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करके राजा के पास ले गए, कैसर विलियम फर्स्ट के पास, और उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था वो किंग की पावर को या राजा की पावर को लिमिट करता था, इसलिए कैसर विलियम फर्स्ट ने उसको रिजेक्ट कर लिया। अभी तक जर्मनी जो था वो यूनिफाइड नहीं था, वो प्रूशियन एम्पायर का ही एक पार्ट था। तो इसलिए बात ये भी है कि अब जर्मनी को यूनिफाइड कैसे किया जाए, जर्मनी को एक कैसे किया जाए। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रूशिया के एम्परर जो कि कैसर विलियम फर्स्ट थे, उन्होंने ली। उन्होंने कहा, सोचा कि अब बहुत हो गया, अब जर्मनी अलग अलग टुकड़ों में नहीं रहेगा, कहीं कोई पार्ट किसी राजा के अंडर में है, कहीं कोई पार्ट किसी दूसरे राजा के अंडर में है, जर्मन स्पीकिंग पीपल पूरे राज्य में फैले हुए हैं। तो उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि पूरे प्रशियन एम्पायर को एक करना है, उसे जर्मन एम्पायर बनाना है। तो इसके लिए उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। अब चूंकि वो राजा है
तो वो ये काम करेंगे नहीं, इसलिए उन्होंने इस जिम्मेदारी को आगे बढ़ा दिया। इट मीन्स कि उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क के ऊपर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी कि पूरे जर्मन एम्पायर को एक करना है और पूरे प्रूशियन एम्पायर को जर्मन एम्पायर में कन्वर्ट करना है। अब ऑटो वॉन बिस्मार्क बहुत बुद्धिमान थे, इसके लिए उन्होंने प्रशियन आर्मी के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी की भी मदद ली और डिसाइड किया और प्लानिंग की कि रास्ते में जो कोई भी बाधा आई जर्मन एम्पायर को बनाने में उसको हटा देंगे। तो इस तरीके से बिस्मार्क की लीडरशिप में 7 सालों के अंदर 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई। किसके बीच लड़ी गई? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस के बीच में। 3 wars were fought between ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। इस तरीके से कैसर विलियम फर्स्ट के लीडरशिप में जर्मन एम्पायर एक हुआ और 1871 तक आते आते पूरा जर्मनी जो एक हो गया था। और जब पूरा जर्मनी एक हो गया तो बिस्मार्क और अदर प्रिंसली स्टेट के जो लीडर थे वो सब फ्रांस में वर्साई एक जगह है, वहाँ पर इकट्ठे होते हैं और हॉल ऑफ मिरर एक पैलेस है, वहाँ पर बैठ करके ये प्रोक्लेम करते हैं, ये घोषणा करते हैं कि पूरा जर्मन एम्पायर जो है वो कैसर विलियम के अंडर में एक यूनिफाइड हो गया है और कैसर विलियम फर्स्ट ही पूरे जर्मन एम्पायर के राजा हैं। तो इसके बाद अब एम्पायर बनने के बाद प्रशिया में जो मॉडर्न चीज़ें एडॉप्ट की गई थी वो चीज़ें यहाँ जर्मन एम्पायर में भी एडॉप्ट कर ली गई। जो भी अच्छी चीज़ें जो जब प्रूशियन में एडॉप्ट की जो मॉडर्निटी एडॉप्ट की गई थी, लाइक करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशरी सर्विस को बहुत अच्छा बनाना, ये सारी चीज़ें जर्मन एम्पायर में भी एडॉप्ट कर ली गई। इसका इफेक्ट यह हुआ कि इसका इफेक्ट जो अदर कंट्रीज थी उनके ऊपर भी पड़ा, वो लोग भी उनसे इंस्पायर होने लगे। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि पूरा जर्मन यूनिफाइड हो गया। सबसे पहले नेशनल सेंटिमेंट वर ऑफन मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव जर्मनी एंड इटली। 1858 का जो रिवॉल्यूशन था वो फेल हो गया और इसके बाद प्रूशिया ने जिम्मेदारी ली। इस जिम्मेदारी को क्या जिम्मेदारी कि जर्मन एम्पायर को एक करना है। चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क जो थे उन्होंने प्रूशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की हेल्प ली और 3 wars ओवर 7 years fought between ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस के साथ 7 सालों के अंदर 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई। जनवरी 1871 आफ्टर जर्मन यूनिफिकेशन कैसर विलियम फर्स्ट प्रोक्लेम जर्मन एम्परर। द न्यू स्टेट प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग। जो नया राज्य बना उसने मॉडर्नाइजिंग पर ज्यादा जोर दिया, करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशरी। तो इस तरीके से अब हम देखेंगे कि जर्मनी किस तरीके से यूनिफाइड हो गया। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से इटली यूनिफाइड हुआ। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। सो लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से जर्मनी यूनिफाइड हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ इटली, यह इटली कैसे यूनिफाइड हुआ। इस वीडियो को देखने से ये क्लियर हो जाएगा कि इटली कैसे यूनिफाइड हुआ। पहले जिस तरह से इटली अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स में बटा था वो कैसे एक नेशन के रूप में डेवलप हुआ और किसने किसने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इटली के यूनिफिकेशन में। तो कौन कौन सी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज थी इस इटली के यूनिफिकेशन में, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पर्सनालिटी थी गिउसेप्पे मज़ीनी, सेकेंड विक्टर इमैनुअल सेकेंड, थर्ड चीफ मिनिस्टर कैव्यूर और फोर्थ है गिउसेप्पे गैरिबाल्डी। तो चीफ मिनिस्टर कैव्यूर गुड रिलेशंस विद फ्रांस। With his effort Austrian forces in 1859 he was neither a revolutionary nor a democratic. Garibaldi, with the support of local peasants, he was successful to drive out Spanish ruler. Illiteracy was very high, unaware of liberal nationalist ideology. For example, Italia L'Italia, Victor Emmanuel's wife. तो सबसे पहले हम यहाँ का स्ट्रक्चर समझेंगे इटली का। इटली को 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। नॉर्थ, सेंट्रल और ये बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन, इंडिया किंगडम्स ऑफ बोथ सिसिलीज और ये इधर का पार्ट सर्डिनिया, पीडमोंट। तो ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया था, नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल एंड सर्डिनिया, पीडमोंट।
जो सर्डिनिया पीडमॉन्ट वाले 2 आइलैंड है ये ही इटालियन प्रिंसली स्टेट के अंडर में थे, बाकी पूरा इटली दूसरों के कब्जे में था। तो जो वास्तव में हकदार थे, जो नेटिव थे, उनके पास केवल ये 2 ही आइलैंड थे, बाकी पूरा इटली दूसरे राजाओं के अंडर में था। और यहाँ सर्डिनिया पीडमॉन्ट में विक्टर इमैनुअल सेकंड का शासन था। उन्होंने सोचा क्यों ना पूरे इटली को यूनिफाई किया जाए, अगर पूरा इटली एक हो जाता है तो उस रीजन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा, तो इसका जिम्मा उन्होंने लिया। तो सबसे पहले अब उसके इटली के जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर को समझते हैं। 4 मेजर पार्ट में डिवाइड किया गया था। सर्डिनिया पीडमॉन्ट में इटालियन प्रिंसली स्टेट का रूल था, और साउथ में ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर का रूल था। सेंट्रल में पैपल स्टेट था, पैपल स्टेट विच वॉज रूल्ड बाय पोप। पैपल स्टेट उस स्टेट को बोलते हैं जहां पर पोप का शासन था। मैं आपको पहले ही डिस्क्राइब कर चुकी हूँ कि पोप जो थे वो क्रिश्चियन रिलीजन के सबसे चीफ पर्सनालिटी होती है, जो सबसे हेड होते हैं वो कहलाते हैं पोप, जिनका पूरे वर्ल्ड के क्रिश्चियंस के ऊपर रूल लागू होता है। तो वहां पर पैपल स्टेट या पोप का शासन था। साउथ में बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन, ये इनका शासन था। सर्डिनिया पीडमॉन्ट में इटालियन प्रिंसली स्टेट का शासन था। अब ये सारी चीजें मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी कि कौन कहाँ राज्य कर रहा था। तो इटली के यूनिफिकेशन का जिम्मा किसके ऊपर था? किसके ऊपर था? विक्टर इमैनुअल सेकंड के ऊपर था, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर इटली को यूनिफाई करने में उनको अपना फायदा दिख रहा था। उनको लग रहा था कि इटली जितना यूनिफाई होगा उतना ही ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। अब विक्टर इमैनुअल के पहले भी किसी ने ट्राई किया था इटली को यूनिफाई करने का, तो वो पर्सनालिटी थी ग्यूसेपी मजीनी। ये वही ग्यूसेपी मजीनी है जो बहुत सारे स्टेटमेंट देने के लिए फेमस है। तो ये बहुत प्रोमिनेंट पर्सनालिटी थी। इन्होंने बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज को फॉर्म किया, जिन्होंने इटली के यूनिफिकेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। हालांकि वो सफल नहीं हो पाए, लेकिन इससे उनका रोल कम नहीं हो जाता। फॉर एग्जाम्पल, जो इंडिया का रिवॉल्यूशन था, 1857 का रिवॉल्यूशन था, उसमें बहुत सारे लोगों ने, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या नाना साहेब, तात्या टोपे आदि सबने, और भी बहुत सारे, इनके साथ साथ बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज थे जिन्होंने कोशिश की, भले ही वो सफल नहीं हो पाए। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम उनके योगदान को भूल जाएंगे, उनके योगदान को आज भी लोग याद रखेंगे। ठीक इसी तरह से ग्यूसेपी मजीनी के रोल को कोई नहीं भूल पाया। उनके रोल ने एक चिंगारी को जन्म दिया, जिसने आगे चल करके आगे की राह को खोल दिया। अब इटली के यूनिफिकेशन में दूसरा नाम है विक्टर इमैनुअल सेकंड। विक्टर इमैनुअल सेकंड सर्डिनिया पीडमॉन्ट के राजा थे, और इनके ऊपर पूरा जिम्मा था इटली को एक करने का। तो उन्होंने अपनी कमांड नीचे की ओर ट्रांसफर कर दी। नीचे की ओर ट्रांसफर कर दी, इट मींस कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर कैव्यूर के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी। अब चीफ मिनिस्टर कैव्यूर जो थे बहुत डिप्लोमेटिक इंसान थे। वो ना तो डिप्लोमेटिक थे, ना ही रिवॉल्यूशनरी थी। उनका एक मेन एम था इटली को एक करना है, किसी भी तरीके से इटली को एक करना है। ही स्पीक्स फ्रेंच वेरी वेल। ये स्टेटमेंट ये दिखाता है कि फ्रांस के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे थे। इसी रिलेशनशिप का फायदा उठाते हुए उन्होंने ऑस्ट्रियन एम्पायर या हैब्सबर्ग एम्पायर को हराया। कैव्यूर ने लड़ाई लड़ी और ऑस्ट्रियन एम्पायर की सेना को हरा करके उस पार्ट को सर्डिनिया पीडमॉन्ट में मिला लिया। तो ये कंट्रीब्यूशन रहा है कैव्यूर का इटली के यूनिफिकेशन में। अब नॉर्थ का पार्ट तो कब्जे में आ गया। अब इसके साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है ग्यूसेपी गैरिबाल्डी। ग्यूसेपी गैरिबाल्डी, इनका क्या रोल है अब हम आगे देखेंगे। इन्होंने भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था इटली के यूनिफिकेशन में। अब साउथ का पार्ट आ गया कब्जे में, अब नॉर्थ का पार्ट तो कब्जे में आ ही गया था। अब साउथ और सेंट्रल का पार्ट बचा था। तो साउथ में गैरिबाल्डी जाते हैं और वहाँ लोकल पीजेंट का सपोर्ट लेते हैं, और लोकल पीजेंट का सपोर्ट लेकर के लड़ाई लड़ते हैं
और वो लड़ाई जीत जाते हैं। अब साउथ भी इटालियन प्रिंसली स्टेट के अंडर में आ गया। साउथ हो गया, नॉर्थ हो गया, सर्डिनिया पीडमोंट तो पहले ही से था। अब सेंट्रल स्टेट, अब सेंटर पार्ट बचा। सेंट्रल में पेपल स्टेट था। उन्होंने सोचा कि जब सारे राजा तो हार गए हैं तो उन्होंने भी अपनी पावर को डाइल्यूट कर दिया और खुद ही सरेंडर कर दिया। इस तरीके से 1861 आते आते पूरा इटली यूनिफाइड हो गया था। 1861 में किंग विक्टर इमैनुअल का राज तिलक करके उन्हें राजा बना दिया गया है और अब एक पूरा इटली यूनिफाई हो जाता है। तो एक प्रॉब्लम यहाँ आती है कि यहाँ पर निरक्षरता बहुत थी। वहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उनके अंदर अवेयरनेस बहुत कम थी लोकल पीजेंट में, तो जिससे वो लिबरल आइडियोलॉजी से अनअवेयर थे, अपरिचित थे। फॉर एग्जाम्पल, जब लोकल पीजेंट को जोड़कर रिवॉल्यूशन करने की कोशिश की जाती थी तो ला टालिया एक इटालियन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है इटली। तो जो लोकल पीजेंट ने ये समझा कि ला टालिया जो है वो विक्टर इमैनुअल सेकंड की वाइफ है, जिसे स्पेनिशों ने कब्जे में कर रखा है और जिसको छुड़ाने के लिए ही वो लड़ाई लड़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कीजिए कि हम लोग जैसे भारत माता की जय के नारे लगाते हैं, तो इस तरह से वहां पर रिवॉल्यूशन के समय ला टालिया के नारे लगाए जा रहे थे। तो इस तरह से वहाँ के जो लोकल पीजेंट थे वो इतने अनिरक्षर थे, अनअवेयर थे कि उनको ये ला टालिया वर्ड की मीनिंग ही नहीं पता थी। तो इस तरह से वहाँ पर सेंस ऑफ अवेयरनेस बहुत कम थी, जिसके कारण लग रहा था कि वो रानी को छुड़ाने के लिए ही लड़ाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से इटली 1861 तक आते आते पूरा इटली यूनिफाई हो जाता है। तो कौन से 4 प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज थी जिन्होंने इटली के यूनिफिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया? गिउसेपी मजीनी, विक्टर इमैनुअल सेकेंड, चीफ मिनिस्टर कैब्यूर और गिउसेपी गैरिबाल्डी। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि इटली यूनिफाइड हो गया। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। सो किड्स, लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक। अभी इसके जस्ट पहले हम लोगों ने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली पढ़ा और अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, जिसे कि बुक में स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन भी कहा जाता है। स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो ब्रिटेन का रिवॉल्यूशन था, यह क्रांति थी, ये सडनली नहीं आई थी, बल्कि एक लॉन्ग प्रोसेस थी जो धीरे धीरे इवॉल्व हुई थी। और इसमें 5 अलग अलग जियोग्राफिकल एंटिटीज हैं। ये है, फर्स्ट है स्कॉटलैंड, सेकंड इंग्लैंड, थर्ड वेल्स, फोर्थ नॉर्थ आयरलैंड एंड फिफ्थ रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। तो ये नॉर्थ आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड मिलाकर के आयरलैंड बना हुआ था। तो ये 5 जियोग्राफिकल एंटिटीज थी जो अलग अलग थी। अब इसके साथ ही साथ ब्रिटेन, अब बच्चों यहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगी, ये आपको लगता होगा कि ब्रिटेन को यूनाइटेड किंगडम भी कहा जाता है, ग्रेट ब्रिटेन भी कहा जाता है और ब्रिटिश आइल भी कहा जाता है। तो अब ये कैसे आपको क्लियर हो कि ये तीनों नाम ब्रिटेन के कैसे हैं और इनको कैसे समझ में कैसे आपको क्लियर होगा, तो चलिए हम आपको क्लियर करते हैं। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स को मिला दिया जाता है तो क्या बनता है? ग्रेट ब्रिटेन बन जाता है। तो ये बन जाता है जाकर के ग्रेट ब्रिटेन। और जब स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स में नॉर्थ आयरलैंड को मिला दिया जाता है तो ये बन जाता है यूनाइटेड किंगडम। और ये जब सारे आयरलैंड को एक साथ कर दिया जाता है, सारे आइलैंड को एक साथ कर दिया जाता है तो ये बन जाता है ब्रिटिश आइल। तो ये 5 अलग अलग आइलैंड थे जिनको कि मिला करके ही ग्रेट ब्रिटेन बना। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये 5 अलग अलग एंटिटीज को जब मिला करके ग्रेट ब्रिटेन बना, तो अब यूनाइटेड किंगडम कैसे बना, चलिए हम समझते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा लड़ाई झगड़े नहीं हुए थे, लेकिन कुछ बात जरूर थी, ये आपको इसको देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि क्या होता है। हमने अभी तक देखा कि इटली और जर्मनी में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। ये एक लंबे समय तक चलने वाली प्रोसेस थी। यहाँ पर अलग अलग आइलैंड थे,
कोई नेशन स्टेट नहीं था और इन आइलैंड पे अलग अलग एथनिक कल्चरल ग्रुप्स रहते थे। जैसे इंग्लैंड में इंग्लिश लैंग्वेज थी, यहाँ पर हमें देखना है कि जब ये अलग अलग एथनिक ग्रुप्स थे तो इनमें यूनिटी कैसे हुई। ये सारे एथनिक ग्रुप्स जो अलग अलग थे वो कैसे एक हुए। तो चलिए हम आपको समझाते हैं कि कैसे इनमें यूनिटी हुई। इंग्लैंड में जो रहने वाले इंग्लिश थे वो धीरे धीरे प्रॉस्परस होने लगे। कैसे प्रॉस्परस होने लगे, आपने 9th में भी पढ़ा है बच्चों कि जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबसे पहले आया था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई थी। इंडस्ट्रीज डेवलप होने की वजह से इंग्लैंड के जो रहने वाले थे सिटीजन थे, इन्होंने पैसा बहुत कमा लिया था और पैसा कमा लिया तो इसका एक एडवांटेज ये हुआ कि इंग्लिश पार्लियामेंट पावरफुल होने लगी, क्योंकि इस समय तक मिडिल क्लास एंटर कर चुकी थी और वो पावरफुल होने लगी। तो उन्होंने 1688 में जो पावर थी, जो शक्ति थी, वो मोनार्की से छुड़ा ली या राजशाही को खत्म कर दिया। अब इंग्लैंड ने सोचा कि अगर हमें अपनी पावर को बढ़ाना है तो हमें क्या करना है, जितने भी आयरलैंड हैं उन सबको एक कर लिया जाए, क्योंकि जितना ही ज़्यादा एक्सपेंशन होगा उतनी ही पावर आएगी। तो इसके लिए इसको समझने से पहले कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के मैटर को भी समझना जरूरी है। इट वॉज फॉर्म्ड आउट ऑफ अ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस, जो कि एक लंबे समय तक चलने वाली प्रोसेस थी। अब कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट क्या है, ये दोनों क्रिश्चियन रिलीजन के 2 सेक्ट्स हैं। कैथोलिक जो है मेनली रोमन कैथोलिक्स हैं, जो क्रिश्चियनिटी के रूल्स को बहुत पहले से फॉलो करते चले आ रहे थे। और जो प्रोटेस्टेंट थे वो एक नया सेक्ट निकल कर सामने आ रहा था 18th सेंचुरी में, और ये किसको अपोज करते थे, ये कैथोलिक्स को अपोज करते रहते थे। तो अब यहाँ पर क्या है, इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट रहते थे, आयरलैंड में कैथोलिक्स रहते थे, स्कॉटलैंड में भी कैथोलिक्स रहते थे। इंग्लैंड में जो प्रोटेस्टेंट रहते थे वो अलग अलग जगहों पर रहने वाले प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट करते रहते थे, और इस वजह से इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मिलकर के एक हो जाते हैं और क्या बना दिया जाता है, यूनाइटेड किंगडम बना दिया जाता है। दिक्कत ये है कि स्कॉटलैंड का जो कल्चर था वो एकदम अलग था, इंग्लैंड डोमिनेट कर रहा था, तो स्कॉटलैंड के लोगों को लग रहा था कि इंग्लैंड उनको सप्रेस कर रहा है, लेकिन चीज़ें फिर भी चल रही थी। अब आयरलैंड पे आते हैं। आयरलैंड कैसा कंट्री था, वहाँ पर कैथोलिक ज़्यादा थे, लेकिन नॉर्थ पार्ट में प्रोटेस्टेंट रहते थे जो बहुत प्रॉस्परस थे। और क्यों प्रॉस्परस थे, क्योंकि इनको इंग्लैंड में रहने वाले प्रोटेस्टेंट का सपोर्ट मिल रहा था। सपोर्ट इसलिए दिया जा रहा था क्योंकि वो इंग्लैंड वाले चाहते थे कि जो नॉर्थ आयरलैंड या पूरा आयरलैंड इंग्लैंड का ही पार्ट हो जाए, तो इसलिए पार्ट हो जाए तो वो नहीं। लेकिन जो आयरलैंड के जो सिटीजन थे वो नहीं चाहते थे कि उनका देश प्रोटेस्टेंट में जाकर मिल जाए, इसलिए वॉल्ट टूर ने आवाज उठाई और उन्होंने लेकिन वो फेल हो गए। तो अब आयरलैंड जो था वो इंग्लैंड का ही एक पार्ट हो गया था। इस तरह से अब रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड भी इंग्लैंड में मिल गया। इस तरह से यूनाइटेड किंगडम इवॉल्व हो गया। अब अब सारे जितने आयरलैंड थे मिलकर के ब्रिटिश आइल बन गया। अब नेशन तो बन गया, लेकिन सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी की फीलिंग अभी तक नहीं आई थी। तो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए ब्रिटिश फ्लैग बनाया गया जो कि यूनियन जैक कहलाता है। इसके अलावा नेशनल एंथम बनाई गई, गॉड सेव आवर नोबल किंग, और इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमुखता दी गई। तो इस तरीके से ये सारे आइलैंड मिलकर के एक नेशन बन गए। जो अलग अलग छोटे छोटे आइलैंड थे वो हट गए और एक राष्ट्र बनकर के इवॉल्व हुआ जो कि ग्रेट ब्रिटेन कहलाया। तो इस तरीके से आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। फर्स्ट पॉइंट है, इट वाज फॉर्म्ड आउट ऑफ अ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस, नॉट बाय सडन अपहेवल और रिवॉल्यूशन। वेरियस एथनिक आइडेंटिटीज, बहुत सारे ग्रुप्स रहते थे, इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश। इंग्लिश पार्लियामेंट ने सीज कर दी पावर 1688 में।
कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 की वजह से इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मिलकर के यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन गया। अब आयरलैंड का केस आया, ब्रिटेन ने सपोर्ट किया प्रोटेस्टेंट को और वोल्ट टूर की जगह जो रिवॉल्ट उठाया गया था वो फेल हो गया। आयरलैंड प्लस ग्रेट ब्रिटेन 1801 में मिलकर के एक हो गए और इस तरह से ब्रिटिश नेशन बन गया। और ब्रिटिश नेशन ने ब्रिटिश फ्लैग, नेशनल एंथम और इंग्लिश लैंग्वेज को इवॉल्व किया। तो इस तरीके से ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हुआ। तो बच्चों आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो अभी आज हम लोगों ने क्या क्या यूनिफाई किया? इंग्लैंड, जर्मनी को यूनिफाई किया, इटली को यूनिफाई किया, ब्रिटेन को यूनिफाई किया। तो हाँ, ये अगर आपको बच्चों मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और आप कमेंट बॉक्स में जा कर के अपने कमेंट भी आप दे सकते हैं जिससे मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू।